नमस्कार। कॉग्निजेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यूज की तैयारी करने जा रहे हैं। एमसीक्यूज जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है और जो आपको शेड्यूल्ड एग्जामिनेशन में बैठना है वह कल ही है। तो आज हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स जो है वह करने जा रहे हैं। तो जब भी आपको समय मिलता है जल्दी जल्दी जो है वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि उसके नेक्स्ट पार्ट या अलग चैप्टर का वीडियोस जो है वो आपको रात में कभी भी मिल सकता है, अर्ली मॉर्निंग भी मिल सकता है। तो अभी हम लोग देखेंगे वेब चैप्टर के एमसीक्यूज क्वेश्चन। ये एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है वो बेस्ट है वर्मा प्रेस का। तो वर्मा प्रेस में टोटल जो है आपका इस चैप्टर में 37 एमसीक्यूज क्वेश्चन है। तो इसको मैं दो पार्ट में बांट रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे अप टू क्वेश्चन नंबर 22। उद्देश्य यही है कि वीडियो जो है बहुत बड़ा ना बन जाए। लाइव क्लास इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि लाइव क्लासेस में जो टाइमिंग है, जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है उसको करके एग्जामिनेशंस में जाएं, इसीलिए आज का दिन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो कम समय में ज़्यादा एमसीक्यूज हम लोग आज देखेंगे। आइए देखते हैं वेव्स के फर्स्ट 22 क्वेश्चंस पार्ट 1 वीडियो में। वेव्स में जो पहला क्वेश्चन है वह है ए ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट्स ऑफ ओनली क्रेस्ट, ओनली ट्रब्स, बोथ क्रेस्ट एंड ट्रब्स, रियरफेक्शन एंड कॉम्प्रेशन। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ तक सवाल है ट्रांसवर्स वेव का, तो ट्रांसवर्स वेव जो है कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल इन द मीडियम है इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। तो अगर इस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहा है, वेव का प्रोपगेशन जो है इस डायरेक्शन में हो रहा है, मीडियम के पार्टिकल अप एंड डाउन वाइब्रेट करेंगे तो एंगल यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पोजीशन है यानी कि जो मीन पोजीशन है उससे जो सबसे रेज्ड अप पोजीशन होता है उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और जो डिप्रेस्ड पोजीशन होता है उसको ट्रफ्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव्स, क्रेस्ट और ट्रफ के फॉर्मेशन होते हैं। तो पहला जो सवाल है कि ये ट्रांसवर्स वेव कंसिस्ट ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट मीन्स बोथ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। नेक्स्ट वन है साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन। तो जहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है जहाँ पे क्लोजर होंगे तो वहाँ पर साउंड वेव जो है फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा। अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कंपैरेटिवली ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा कम, और सबसे ज़्यादा है तो उसमें साउंड वेव जो है वह ट्रैवल करेगा सबसे स्लोवेस्ट। तो आप सब जानते हो कि जो सॉलिड्स है अगर उसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है जिसको हम लोग इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कहते हैं वह सबसे कम होगी। तो यहाँ पर साउंड वेव जो है वह ट्रेवल करेगा फास्टेस्ट, देन आफ्टर लिक्विड में, देन आफ्टर गैस में, और जहाँ तक वैक्यूम का सवाल है तो वैक्यूम में साउंड वेव जो है वह ट्रेवल नहीं करता है। तो साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन, करेक्ट आंसर होगा सॉलिड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गैसेस ए साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल ओनली, ट्रांसवर्स ओनली, बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ दीज। तो चाहे सॉलिड्स हो, लिक्विड्स हो या गैस हो, साउंड वेव जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव ही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन साउंड वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज्ड। सवाल है कि अगर साउंड वेव जो है वो ट्रेवल कर रहा है एयर मीडियम से वाटर मीडियम में, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज्ड। हमेशा याद रखेंगे कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वह अनचेंज्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इफ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशंस in 2.5 सेकेंड देन इट्स फ्रीक्वेंसी इज। तो हम सब क्या जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू
जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन है डिवाइडेड बाय, राइट, क्या हो जाएगा, टाइम। तो पर सेकेंड जो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो 20 है, तो 20 बाई टाइम जो है वो 2.5 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 200 डिवाइडेड बाई 25, तो ये 8 से जा रहा है, तो 8 हर्ट्ज जो है ये हम लोगों का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट आंसर हो जा रहा है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 है विद प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स थ्रू ए मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिटेड इज मैटर, एनर्जी, एनर्जी एंड मैटर, एनर्जी, मैटर एंड मोमेंटम। तो यहाँ पे देखिए विद प्रोपगेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, अगर लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो है प्रोपगेट करता है किसी भी मीडियम में, तो जो क्वांटिटी ट्रांसमिट होता है वह क्या है, एनर्जी। एनर्जी ही ट्रांसमिट करता है, मैटर जो है वह कभी भी ट्रांसमिट नहीं करता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एनर्जी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस रिप्रेजेंट्स ए वेव। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल ए जो है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, यानी कि वेव जो है सुपर इम्पोज कर रहा है। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू ए साइन ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी जो है ये रिप्रेजेंट करेगा वेव को, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए वेव, हमेशा याद रखेंगे क्या होगा, तो y इज इक्वल टू ए साइन ए टी माइनस बी एक्स प्लस सी। नेक्स्ट वन है द डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर। तो डॉपलर इफेक्ट जो है एप्लीकेबल होता है बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स के लिए, ठीक है। तो एक्चुअल में डॉपलर्स इफेक्ट क्या है, तो जब कभी भी, है ना, अगर इसको हम लोग साउंड के केस में समझें तो एक ऐसा सोर्स है जहां से साउंड जो है वो डेवलप कर रहा है, ठीक है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, और दूसरा जो है ऑब्जर्वर है। अगर जो सोर्स है और ऑब्जर्वर है, अगर इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है, यानी कि जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, यानी कि जो आपको सुनाई देता है, और जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, ये दोनों ही चीजें में डिफरेंस मिलता है, और इसी डिफरेंस जो है इसको हम लोग डॉपलर्स इफेक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे अगर मान लो सपोज करिए, ठीक है, ये आपका सिंपल एक रोड है और यहाँ से, ठीक है, एक एम्बुलेंस जो है, ठीक है, एम्बुलेंस वाली गाड़ी जो है सपोज करिए, ठीक है, ये एम्बुलेंस गाड़ी है, ठीक है, और ये एम्बुलेंस जो है वो क्या कर रहा है कि आपका जो इसका हॉर्न है, ठीक है, उसको बजाते हुए जो है, ठीक है, वो इस तरह से ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ये आपका सोर्स हो जाएगा। तो सोर्स और ऑब्जर्वर अगर ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो जैसे जैसे ये एम्बुलेंस जो है अगर वो ऑब्जर्वर की तरफ आएगा, ठीक है, आप देखेंगे कि उसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है ना, आपके करीब आ रहा है, ठीक है। तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है जो आप ऑब्जर्व करोगे वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, और जैसे ही वो आपको क्रॉस कर जाएगा देन आफ्टर जो है अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से क्या हो जाएगी, धीरे धीरे घटना शुरू होगा। यानी कि यहाँ पर जो डॉपलर इफेक्ट है, यानी कि जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है और जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस कम होगी, घटेगा, ठीक है, तो उस परिस्थिति में जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा, अधिक होगा। अगर सोर्स और ऑब्जर्वर जो है इन दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ता चला जाएगा, यानी कि डिस्टेंसेस बढ़ेंगे, तो उस परिस्थिति में अपरेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो क्या होगी, कम होगी, राइट। तो डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, और डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो जहां तक सवाल है डॉपलर इफेक्ट का, तो ये एप्लीकेबल होता है दोनों के लिए, यानी कि साउंड एंड लाइट वेव्स दोनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड इज ड्यू टू मोशन ऑफ सोर्स, मोशन ऑफ ऑब्जर्वर, रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो जैसा कि हमने कहा दोनों के बीच में
क्या होना चाहिए, जो रिलेटिव मोशन है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, उसी की वजह से डॉपलर इफेक्ट इन साउंड जो है वह डेवलप होता है। यानी कि सोर्स या तो मोशन में रहे या ऑब्जर्वर में रहे, ऑब्जर्वर मोशन में रहे या दोनों जो है मोशन में रहे, या तो दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, या तो सोर्स आपकी तरफ आ रहा है या सोर्स आपसे दूर जा रहा है, या ऑब्जर्वर जो है स्टेशनरी सोर्स की तरफ जा रहा है या फिर ऑब्जर्वर जो है स्टेशनरी सोर्स से दूर जा रहा है। हर एक स्थिति में अगर दोनों के बीच में एटलीस्ट एक में मोशन है, देन दैट टाइम डॉपलर्स इफेक्ट जो है एक्सिबिट होगा। तो डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड इज ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे देखिए, ए प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, एक प्रोग्रेसिव वेव जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है जी, तो यहां पर देखिए साइन 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स, वेयर एक्स एंड वाई इन मीटर एंड टी इन सेकेंड। देन मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो है वह क्या होगी, ये एक्चुअली हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो y जो है वह हम लोगों का क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, राइट। तो y इज इक्वल टू, अगर आप देखो तो साइन है, यहाँ पर साइन है, देन आफ्टर जो है 100 पाई टी, 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स, माइनस 2 पाई एक्स है। तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे तो हम लोगों को वेलोसिटी मिलेगा, और हम लोगों को यहाँ पे मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले dy बाई dt करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए d क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए साइन 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स, 2 पाई एक्स, यहाँ पर ये हो गया d, इस ब्रैकेट वाला टर्म को हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, तो 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स, राइट। अब यहाँ पर इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई डी टी से। अब आप यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो कि जो साइन थीटा होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, कॉस थीटा। तो ये आपका हो जाएगा कोस, यहाँ पर पूरा का पूरा सेम रह जाएगा, कोस 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स। अब यहाँ पर सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी टी, किसको करना है 100 पाई टी माइनस डिफरेंशिएशन करना है डी बाई डी टी 2 पाई एक्स को, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो v इज इक्वल टू कोस, यहाँ पे हो गया 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स, यहाँ पर देखिए 100 पाई जो है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बच गया डी टी बाई डी टी, ये 2 पाई एक्स जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये हम लोगों का कैंसल आउट हो गया। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो v इज इक्वल टू हम लोगों का कितना आ गया 100 पाई, इधर पे देखिए कोस यहाँ पे है 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स। अब यहाँ पर देखो ये जो कोस हम लोगों को मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, तो v मैक्सिमम कब होगा, जब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, और cos थीटा का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है, राइट। तो अगर इसका वैल्यू 1 है तो v मैक्सिमम जो है वह कितना हो जाएगा 100 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर जो है वह गलत दिया गया है, ठीक है, जो कि 500 पाई मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो वेलोसिटी है 100 पाई मीटर पर सेकेंड होगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 100 पाई मीटर पर सेकेंड। इसी तरह का सेम क्वेश्चन, ठीक है, आपको दो और मिलेंगे, यहाँ पर एक में 10 दिया हुआ है, एक में 5 दिया हुआ है। जब यहाँ 5 होगा तो उस परिस्थिति में इसका आंसर जो है 500 पाई मीटर पर सेकेंड होगा। सेम क्वेश्चंस का रिपीटेशंस होगा, ये पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन जो है वो चेन रूल पर बेस्ड है, राइट। इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी दो क्वेश्चन और के साथ, दो और क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, आप देख रहे हैं y की जो वैल्यू है 10 साइन 100 pi t minus 2 pi x where x and y in meter and t is in second, then maximum particle velocity जो है वह कितना होगा। तो जैसा हमने अभी तुरंत बताया था ठीक उसी तरह से आपको क्या करना है, v का वैल्यू निकालना है तो क्या करना होगा, dy by dt। तो यहाँ पे देखिए d by dt हो गया, किसको डिफरेंशिएशन करना था जी, तो आप देखो 10 sin 100 pi t minus 2 pi x, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगर आप डिफरेंशिएट जब कर रहे हैं चेन रूल को यूज करेंगे तो उस परिस्थिति में यहाँ पर हमारा जो है ये ब्रैकेट वाला टर्म आ जाएगा, तो 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स हो जाएगा, इनटू इसको बैलेंस करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो डिफरेंशिएशन करना है 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स डिवाइडेड बाई dt। अभी जो हमने किया था उसी चीज का बिल्कुल रिपीटेशन है, इस चीज को ध्यान रखें। अब देखिए v इज इक्वल टू कितना होगा, तो यहां पर ये तो 10 हो गया है ना, और साइन का क्या हो जाएगा cos, तो cos यहां पर हो जाएगा 100 पाई t माइनस 2 पाई एक्स। अब इधर पे देखिए 100 पाई जो है वह एज ए कांस्टेंट बाहर निकल गया, और यहां पे देखिए आपका हो जाएगा dt बाई dt, ठीक है, माइनस d बाई डी टी, इधर पे डिफरेंशिएशन करना है 2 पाई x को। अब आप देखो v इज इक्वल टू 10 है ना, ये dt dt कैंसिल हो गया, ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो गया, ये 100 पाई जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1000 पाई, ठीक है, और इधर बच गया cos 100 पाई t माइनस 2 पाई x, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो है वह कितना होता है, तो 1 होता है। तो अगर cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है तो इस तरह से मैक्सिमम वेलोसिटी की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1000 पाई मीटर पर सेकेंड होगी। और आप देख रहे हो कि क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर जो है वह हम लोगों को मिल रहा है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 एग्जैक्टली सेम है। ए प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y is equal to 5 sin 100 pi t minus 2 pi x where x and y are in meter and t is in second, the maximum velocity of the particle is। तो आपको जो क्वेश्चन है उसमें क्या चेंज है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 के बजाय 5 है, ठीक है। तो वंस अगेन चेन रूल हम लोग यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, 5 sin 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये हमने ब्रैकेट वाला टर्म को लिखा, बैलेंस करने के लिए डी बाई डी टी, यहाँ पे 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स किया, तो यहाँ पर ये 10 के जगह क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, तो कॉस 100 पाई टी माइनस 2 पाई एक्स इंटू यहाँ पे 100 पाई को बाहर निकाला, टाइम का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 1 होगा, या dt बाई dt कैंसिल हो जाएगा, इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 1000 था उसके बजाय ये हो जाएगा आपका 500 पाई cos 100 पाई t माइनस 2 पाई x। अब मैक्सिमम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कितना 1, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 500 पाई मीटर पर सेकेंड। तो जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 था उसमें आंसर दिया हुआ था 500 पाई मीटर पर सेकेंड, और ये 5 नहीं था, ठीक है, ये नहीं है, दैट मीन्स 100 पाई मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे 5 आ रहा है तो 500 पाई मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर 10 है तो 1000 पाई मीटर पर सेकेंड जो है ये हम लोगों का आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज 500 पाई मीटर पर सेकेंड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन्स फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस इज रॉ इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर यहाँ पे देखिए न्यूटन्स फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस इज, रॉ डेंसिटी है, पी प्रेशर है, तो न्यूटन्स फार्मूला जो है ये आइसोथर्मल प्रोसेस मान के जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है इसका एक फार्मूला जो है उन्होंने ऑब्टेन किया। हालांकि ये फार्मूला जो है वो गलत पाया गया,
क्योंकि जो प्रैक्टिकल वैल्यू है और जो थ्योरेटिकल वैल्यू है इसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस था, जिसे बाद में लैपलेस ने करेक्ट किया है। तो ये सिंपल फार्मूला है, आपको याद रखना है कि जो न्यूटन्स फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो कितना होता है, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट पी बाई रॉ होता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द स्पीड v of sound wave in a fluid having bulk modulus b and density rho is। तो यहाँ पे देखिए जो स्पीड है साउंड वेव का, अगर तीन तरह से हम लोग निकालते हैं सॉलिड के केस में, राइट। तो सॉलिड में दो होता है, या तो इन द फॉर्म ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड होगा और एक जनरलाइज केस होगा, इनके लिए फार्मूला होता है। और फ्लूइड के लिए यानी कि लिक्विड और गैस के लिए जो है वह एक ही होता है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, द स्पीड v ऑफ ए साउंड वेव इन ए फ्लूइड हैविंग बल्क मॉडुलस b एंड डेंसिटी रॉ इज। समटाइम्स जो बल्क मॉडुलस है उसको k से भी डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, v इज इक्वल टू अंडर रूट b बाई रॉ। कभी कभी जो है इस b के जगह में क्या लिखा हुआ रह सकता है, k। तो जो बल्क मॉडुलस है उसको k से भी, है ना, हम लोग डिनोट करते हैं। दैट्स वाई जो स्पीड ऑफ साउंड है v इज इक्वल टू अंडर रूट k बाई रॉ लिख सकते हैं, या फिर v इज इक्वल टू जैसा यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट b बाई रॉ लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस एट प्रेशर p एंड डेंसिटी रॉ। तो यहां पर देखिए ये लैपलेस करेक्शन के बाद न्यूटन्स फार्मूला की बात कर रहा है, न्यूटन्स फार्मूला आफ्टर लैपलेस करेक्शन, है ना। तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो उसकी जो मेजरमेंट होगी तो वह कभी भी आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है, यानी कि वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ऐसी बात नहीं है, टेम्परेचर इज टू बी चेंज। और ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस को मानते हुए लैपलेस ने न्यूटन्स फार्मूला को करेक्ट किया, और वह करेक्ट फार्मूला क्या था, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाई रॉ। तो गामा जो है, ठीक है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि जो मीडियम है, जो आपका गैस है, ठीक है, जो फ्लूइड मीडियम है, वहां पर वो मीडियम जो है आपका मोनो एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है, उसके बेसिस पर ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है दैट इज टू बी चेंज। तो न्यूटन्स फार्मूला जो है अगर उसकी बात करें तो अंडर रूट पी बाई रॉ था, चेंज क्या आया आफ्टर लेप्लेस करेक्शन, तो यहाँ पे सिर्फ गामा आ गया। दैट्स वाई हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू अंडर रूट गामा p बाई रॉ। तो ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस हैं, ये फार्मूला को आपको जो है सिर्फ और सिर्फ याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन ए मेटेलिक बार। जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव है एक मेटेलिक बार में, वह कितना होता है, तो हमने कहा था कि ये जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव या जो साउंड वेव्स है ना, उसको तीन तरह से निकाल सकते हैं। एक जो है वह सिंपल सॉलिड के लिए, और फ्लूइड के लिए एक ही होता है, जिसमें हमने पढ़ा कि अंडर रूट जो आपका k बाई रॉ होता है, ठीक है, या फिर b बाई रॉ, अंडर रूट b बाई रॉ, बल्क मॉडुलस बाई रॉ, ये हमने देखा। और सॉलिड्स के केस में या जो मेटेलिक बार है उसके केस में क्या होता है कि जो आपने बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस्तेमाल किया, उसके बजाय यहाँ पर क्या होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स इन ए मेटेलिक बार इज कितना होगा, तो इज इक्वल टू अंडर रूट y बाई रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑन ए स्ट्रिंग विथ टेंशन t एंड लीनियर मास डेंसिटी म्यू इज। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये भी एक फॉर्मूला बेस्ड जो है वो क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि स्पीड ऑन ए स्ट्रिंग विथ टेंशन t एंड लीनियर मास डेंसिटी म्यू अगर रहे तो v का जो वैल्यू है वह होता है अंडर रूट t बाई म्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स और एंटी नोड्स इज। तो जो दो सक्सेसिव नोड्स या फिर एंटी नोड्स के बीच का डिस्टेंस जो है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है।
मैंने थियोरेटिकल क्लासेस में हालांकि बताया था। यहाँ पे देखिए इस तरह से एक वेव जो है ऐसे ट्रेवल कर रहा है। इसको हम लोग, इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं नोड, दिस वन एंटी नोड, ये हो गया नोड, ये हो गया एंटी नोड, ये हो गया नोड, एंटी नोड, नोड। ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, है ना, दो कंसेक्यूटिव नोड्स की या दो कंसेक्यूटिव जो है एंटी नोड्स की, तो उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, ये आपका वेवलेंथ लैम्डा के बराबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पर दो एंटी नोड्स हैं, यहाँ से लेके यहाँ जो है लैम्डा है, तो यहाँ तक जो है हम लोगों का क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब पूछा क्या गया है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, ठीक है, और एंटी नोड्स। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एक एंटी नोड यहाँ है, दूसरा एंटी नोड यहाँ है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है, लैम्डा बाई 2 के बराबर है। अगर हम लोग उसी तरह से नोड्स के केस में भी लेते हैं, तो एक कंप्लीट जो है ऑसिलेशन हो रहा है यहाँ तक, तो ये वाला जो है, ठीक है, अगर आप इस सेंस में भी लें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका लैम्डा हो गया। ठीक है। आधा कहाँ तक होगा, यहाँ तक होगा, है ना। अब ये नोड है और ये नोड है, तो दो लगातार जो नोड्स है उसके बीच का डिस्टेंस कितना के बराबर, तो लैम्डा बाई 2 के बराबर हो जाएगा, दैट इज लैम्डा बाई 2। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंड दैट विल बी लैम्डा बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो इंडिपेंडेंट होता है किस पर, तो प्रेशर पर। तो प्रेशर पर जो है ये डिपेंड नहीं करता है, क्यों, क्योंकि P बाई रॉ जो है, अगर आप देखें तो ये जो P बाई रॉ है दैट विल बी RT बाई M इज इक्वल टू ए कांस्टेंट। तो जो P बाई रॉ की जो वैल्यू है वो RT बाई M के बराबर होगा, और RT बाई एम जो है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है अगर टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, देन दैट टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ए गैस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, वो प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस डिपेंड्स अपॉन। जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है, अगर हम लोग किसी भी गैस में अगर बात करें तो वह डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ साउंड ओनली, डेंसिटी एंड इलास्टिसिटी ऑफ गैस। तो आपने देखा कि जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है v इज इक्वल टू अंडर रूट, हमने b बाई रॉ बोला, ये आपका फ्लूइड के केस में होता है। अगर हम लोग मेटेलिक बार के केस में अभी अभी देखा कि v इज इक्वल टू अंडर रूट y बाई रॉ, तो ये जो y है b है ये क्या है, y को अगर हम लोग बात करें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, b क्या है, मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी गैस है वो डिपेंड करता है किस पर, तो सिंपल ये डेंसिटी रॉ तो है ही, एंड इलास्टिसिटी ऑफ गैस, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इफ द लेंथ ऑफ ए सोनोमीटर वायर इज इंक्रीज देन इट्स फ्रीक्वेंसी। तो जो लेंथ ऑफ ए सोनोमीटर वायर है अगर आप उसको इंक्रीज करते हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो है रिमेन सेम होगी, क्योंकि लेंथ ऑफ ए सोनोमीटर वायर जो है उस पर फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती है, फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट टू द लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर, राइट। अब अगर हम लोग देखें अंतिम क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वह क्या है, तो सिंपल, द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी c, फ्रीक्वेंसी न्यू एंड वेवलेंथ लैम्डा इज। तो एक्चुअल में जो रिलेशन होता है c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और ये रिलेशन जो है हम लोगों को ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। तो ये था हम लोगों का वेव्स का फर्स्ट पार्ट के एमसीक्यूज। सेकेंड पार्ट लेकर मैं बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक जो है आप इस वीडियो को देख लें, समझ लें, है ना। तो इस वीडियो को देखने का टाइम जो है आपको मिले, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में आज बांटा है, राइट। तो सेकेंड पार्ट के लिए आपको ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एसोसिएटेड विथ माय चैनल कॉग्निसेंट।